पास आ रही हूं संजय चड्ढा जी, क्योंकि मैं लीगल एंगल इसमें समझना चाह रही हूं। दरअसल इस तरीके के मामले में टाडा के तहत अगर केस दर्ज है तो सरकार ही जब्त कर सकती है, इसमें इस तरीके से सौदेबाजी नहीं हो सकती संजय चड्ढा। और फिर अगर मामला बनता है तो कैसे देखा जाएगा इसे? देखिए, दो तीन चीजें बहुत अहम है यहाँ पे समझना। पहली चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं किसी कोर्ट ने इस खरीद फरोख्त को रोक तो नहीं रखा था 2000 में। अगर ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है या इस तरह से चीजों से जुड़ी हुई है तो उसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर है। अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उसको है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, कहां पे उनको रिस्ट्रेन किया गया है कि आप इस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ये कानून की बात है। कानून में ये बड़ी क्लियर है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को बेच सकता है, और हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपनी संपत्ति, किसी भी संपत्ति को खरीद सकता है। और चाहे वो टेररिस्ट हो या अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो संजय चड्ढा जी, टाडा के तहत उस पर केस दर्ज हो, उसके बावजूद भी कोई मंत्री ऐसे सौदेबाजी कर सकता है या उसका रिश्तेदार कोई? बिल्कुल कर सकता है। कानूनी तौर पर अगर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उस चीज को नहीं रिस्ट्रेन किया गया है, तो अगर रिस्ट्रेन किया गया है, रोका गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे, ये 2002-2003 का है, तो उस वक्त तो सरकार मेरे ख्याल है किसी और की थी, बट वो मेरे से मतलब नहीं। मैं तो कानूनी चीज आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट की तरफ से रोक नहीं है तो फिर जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन कीमत क्या रही है उस समय, कितना दाम होना चाहिए था, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है ही। ये तमाम चीजें, जैसा आपने सही फरमाया कि अगर कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी गई है तो उसमें दूसरा एंगल है, उसमें टैक्स का इवेशन है, उसमें ब्लैक मनी का लेन देन है, वो तमाम चीजें अलग से इन्वेस्टिगेट की जा सकती हैं। लेकिन जमीन को खरीद फरोख्त के लिए अगर सरकार कानूनी तौर पे एवरीबडी इज फ्री, आप फ्री हैं अपनी जमीन को बेचने के लिए, जब तक कि कोर्ट ने आपको रिस्ट्रेन नहीं किया हुआ है। कोर्ट ने ये नहीं कहा हुआ है कि आप ये जमीन किसी भी तरीके से एक आतंकवादी संगठन या किसी उससे लिप्त है, तो अगर कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया और फिर खरीदी है तब ये गलत चीज है, अन्यथा ये गलत नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूँ। वेदभूषण सर, आपने वेदभूषण जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये कोई अब छोटा मामला नहीं रहा है। आप कह रहे हैं चलिए कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है तो आप कर सकते हैं सौदेबाजी, लेकिन उस समय के हालात क्या थे, आप किससे जमीन खरीद रहे हैं, क्या रेट था, कैसे खरीदी गई, कैसे पेमेंट हुई, ये तो सब जांच का विषय है ना। विपनेश, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ठीक, 100% इस बात से मैं राजी हूं। लेकिन किसी भी तौर पे गैर कानूनी खरीदारी नहीं है, नंबर 1। लेकिन इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होना कि कहीं नवाब मलिक ने अगर ये चीज ये खरीदी है, सस्ते दामों में खरीदी है, अंडरवर्ल्ड से ली है, किसी प्रेशर का इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजें अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अभी इनकी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, कोर्ट कैसे कंसीडर करता है, एक जमीन आप आम इंसान से खरीद रहे हैं, किसी बिजनेसमैन से खरीद रहे हैं, और एक राजनीतिक घराना अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीद रहा है जिसके कनेक्शन है, ये इसको कैसे कंसीडर करता है कोर्ट? देखिए, कोर्ट क्या है, कोर्ट और लॉ प्रूडेंस के आधार पे चलता है विपनेश। प्रूडेंस यही कहती है कि यस, संदेह के घेरे में व्यक्ति जरूर आएगा अगर उसने सस्ती जमीन खरीदी है, संदेह के घेरे में व्यक्ति जरूर आएगा अगर उसने किसी आतंकवादी कनेक्टेड पर्सन से कुछ खरीदा है, कम पैसे में खरीदा है। जैसा कि अभी आपके इंद्रजीत जी बता रहे थे, 400 से ज्यादा वहां टेनेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विशाल जगह होगी वो, और उसकी वैल्यू कितनी है। वहीं पे दूसरी ओर से ये भी बताया गया, देवेंद्र फडणवीस को भी बताना पड़ेगा, जब उनके रहते पूरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने इस जमीन को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया, तो क्या आवश्यकता थी उस वक्त, तब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया? देखिए, एक बड़ा कानून का बहुत पुराना सिद्धांत है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जितना केस पुराना होगा उतनी उसका इन्वेस्टिगेशन करने में मुश्किल आएगी। तो ये तमाम तथ्य हैं जो कि सामने हमारे आएंगे, तब हम उस पर और विस्तृत रूप से बात कर पाएंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल संजय जी, आप सही कह रहे हैं। वेद सर, आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए,
अधिकारियों को एक्सपोज करते करते नेता खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। विपनेश जी, जो राजनीति है या पुलिस है या जो डिपार्टमेंट जो फंक्शन करते हैं उनमें टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका मैंने अभी तेल की घोटाले का नाम लिया जिसमें शरद पवार का नाम भी आया था। अब ये तमाम जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो बाढ़ आ गई है, क्यों आए हैं? जब तक समीर खान जेल के अंदर रहे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही बेल पर वो बाहर आए, आर्यन खान के कंधे पर नवाब मलिक ने तमाम तरह की बॉम्बार्डमेंट की और वो बॉम्बार्डमेंट आज भी जारी है। दीपावली निकल गई है परंतु वो अभी भी क्रम जारी है। अभी 2:30 बजे आपने बताया कि वो भी अपनी तरफ से कोई इसका काउंटर ब्लास्ट करेंगे। ये एलिगेशन और काउंटर ब्लास्ट की जो नीति है ये इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचाती है और लोगों का विश्वास न केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर से डगमगा जाता है, राजनेताओं तो से और ये डगमगाता बहुत रहा बुरी है। स्थिति है सर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल वेद सर, मैं अच्छे से समझ रही हूँ और हर बार ऐसा ही होता है जो कि बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतना ही वक्त है, 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं चाहे नवाब मलिक कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा है नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कश्मीरियत के कातिल कौन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।